हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हमारे नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की चर्चा करें तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम उस समरी पर चलते हैं जिसके बारे में कुछ विशेष तथ्य और देखें तो हम देखें हिमालय की शब्दावली। यहां से भी अमूमन प्रश्न पुटअप हो जाता है। कुछ क्वेश्चन यहां दिए गए हैं, उनको भी साथ ही देख लें। तो सबसे पहले हम देखें अनुदैर्ध्य घाटी। हिमालय के किस भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, प्रश्न होता है। तो अनुदैर्ध्य घाटियों का संबंध हमने देखा था, महान हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती थी। तो इनकी जो क्रमशः स्थिति थी हमने देखी, खंडित श्रेणी में क्रमवार जो अवस्था पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य हिमालय की, और इन्हीं घाटियों को कहा जाता है अनुदैर्ध्य घाटियां। तो हम देखते हैं अनुदैर्ध्य घाटियां हैं वो मध्य हिमालय में पाई जाती हैं, मध्य हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट स्थिति आती है बुग्याल, बयार या प्यार। बुग्याल, बयार या प्यार के नाम से हिमालय में पाए जाने वाले घास की घाटियां हैं जिनको उत्तराखंड में बुग्याल या बयार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक आते हैं। यहां ये भी ध्यान दे लेंगे, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन पुनः देख लेंगे। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। साथ ही नेक्स्ट शब्दावली पर चर्चा करें हम, यहां हिमालय क्षेत्र में मर्ग पाए जाते हैं। मर्ग क्या है? मर्ग घास की घाटियां हैं जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो J&K में, जम्मू कश्मीर में घास की घाटी, घास की घाटी मर्ग के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से हमारी शब्दावली पर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट तथ्यों के रूप में जाने जाते हैं। और अंततः हमने देखा था जब हमारे महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भाग में एक भ्रंश की अवस्था आती है, और यह भ्रंश अंतिम भ्रंश है जो हिमालय का भ्रंश है। इसके दक्षिणी भाग में अलग भौतिक प्रदेश शुरू हो जाता है। इस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान। तो इसी संदर्भ में हमारी चर्चा शब्दावली पर आती है और शब्दावली बनकर के निकलती है उत्तर से दक्षिण में हिमालय का क्रम पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण हिमालय का क्रम पाया जाता है। तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले उत्तर में ट्रांस हिमालय, इसके दक्षिण में मुख्य हिमालय का प्रमुख पार्ट महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के दक्षिण में
शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय व शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पाए जाते हैं भारत के विशाल मैदान, प्लेन पाए जाते हैं। इस भ्रंश को, जो दोनों को अलग करता है, इसको हमने देखा था हिमालयी फ्रंट फोल्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे सामने हिमालय की कुछ अन्य तथ्यात्मक स्थिति भी प्रश्नों को लेकर के आती है, जो तथ्य हमें कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की ओर, और हमारा नेक्स्ट भौतिक प्रदेश है हमारे भारत का विशाल मैदान। तो एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़े हम आगे की ओर। भारत का विशाल मैदान, भारत के विशाल मैदान की सामान्य स्थितियों को जाने हम सबसे पहले इसके विस्तार की अवस्था को देखें। इसका विस्तार भी हमें पश्चिम से पूर्व की ओर पाया जाता है। विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। औसत ऊंचाई की चर्चा करें, औसत ऊंचाई 300 मीटर से 400 मीटर के मध्य पाई जाती है। गहराई की चर्चा करें, मैदानों की गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट हम चर्चा करें विस्तार की अवस्था। यह है विस्तार की दिशा। दोनों ही विस्तार की अवस्थाएं हैं। विस्तार की दिशा का संबंध, विस्तार की अवस्था का संबंध। अवस्था का तात्पर्य है इसका फैलाव, और फैलाव में हम देखें तो हिमालय के दक्षिणवर्ती भाग में जिस प्रकार से हिमालय को देखा था हमने, इसका विस्तार भी पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ा पाया जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ा पाया जाता है। अर्थात हम सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान को देखें तो हम इन नदियों द्वारा अपवाहित मैदानी प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मुहाने से लेकर अगर हम पंजाब के मैदानों तक चलें तो हम बंगाल की खाड़ी से पंजाब की ओर चलते हुए एक अवस्था को प्राप्त करते हैं। वो अवस्था हमें चौड़ाई के साथ दिखलाई पड़ती है। तो पूर्व की ओर ये मैदान सकड़े पाए जाते हैं तथा पश्चिम की ओर अधिक चौड़े पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये होता है, मैदान पाए जाते हैं पूर्व में सकड़े हैं तथा पश्चिम में चौड़े हैं। इनकी चौड़ाई की अवस्था को हम देखें तो हम पाते हैं 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं तथा इनकी लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर पाई जाती है। इस प्रकार से हमारे मैदानों का विस्तार पाया जाता है। इसको कहा जाता है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या उत्तर भारत के विशाल
मैदान। अब हम चर्चा करें हमारे भारत के इन मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे इन भारत के मैदानों को नदी अपवाहित मैदानों के रूप में 3 भागों में बांटा गया है तथा एक मरुस्थलीय प्रदेश भी मैदानों का अंग होने के कारण इसके 4 भाग माने जाते हैं। तो हम देखें मैदानों के प्रकार। तो मैदानों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। नंबर 1 महान मरुस्थल। नंबर 2 सिंधु का मैदान। नंबर 3 गंगा का मैदान। नंबर 4 ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार से हमारे मैदानों की 4 श्रेणियां हैं। इन 4 भागों के अंतर्गत हम हमारे मैदानों का विभाजन देखते हैं। तो हमारे पश्चिम में पड़ने वाले महान मरुस्थल सिंधु का मैदान, मध्य में पड़ने वाले गंगा का मैदान व पूर्व में पड़ने वाला ब्रह्मपुत्र का मैदान हमारे मैदानों के विस्तार के साथ पाया जाता है। अब इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे मैदानों की जो अवस्था है वो हमें कुछ अलग आकृति के साथ दिखलाई पड़ती है। महान मैदान या महान मरुस्थल है, इस महान मैदान का जो मरुस्थलीय पार्ट है यह हमारे टेथिस सागर का विस्तार बतलाया जाता है। टेथिस सागर का विस्तार बतलाया जाता है। कालांतर में टेथिस सागर की भूसन्नति थी, उस भूसन्नति में उभार की अवस्था के साथ जब ये तलछट अवस्था थी, ये तलछट अवस्था उभर करके सामने आई और जलीय भाग बह करके बाहर निकल गया। शेष जो तलछट थी वही मरुस्थल का भाग बन जाती है। तो हम यहां देखते हैं तो टेथिस सागर के मरुस्थल के विस्तार के साथ जमा जो तलछट है, तलछट है ये इसके अंतर्गत आती है। सिंधु नदी है तो इसमें सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों द्वारा सिंधु व सहायक नदियों द्वारा अवसादों से निर्मित है, अवसादों से निर्मित है। गंगा मैदानी जो प्रदेश है, गंगा व सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। नदी तलछट से निर्मित है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इस प्रकार से हमारे मैदानों के 4 अंग हैं। इन मैदानों को हम पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें तो पश्चिम में पड़ने वाले मैदान हैं उनको कहा जाता है मरुस्थलीय प्रदेश। विस्तार पश्चिम में मरुस्थल से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, इसकी दिशा पूर्व में पड़ती है।
तो हमारे दो प्रकार की अवस्थाएं हैं मैदानों में। सामान्यतः सबसे पहले हमने देखा था भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन है वो हम ऊंचावच के आधार पर देखते हैं, और ऊंचावच के आधार पर मैदानी प्रदेश कम ऊंचे होते हैं। सामान्यतः इनकी औसत जो ऊंचाई हो 300 से 400 मीटर के बीच पाई जाती है। सामान्यतः इसी कारण से कम ऊंचाई के कारण ही मरुस्थल को मैदान का भाग माना जाता है। प्रश्न होता है मरुस्थल मैदानों का अंग माना जाता है क्योंकि यहाँ परिस्थितियां दी जाती हैं, समान जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है, समान नदियां अपवाहित होती हैं, सामान्य ऊंचाई पाई जाती है तथा वनस्पति की विविधता पाई जाती है। ऐसे कुछ तथ्य देकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो समान औसत मैदानों के समान औसत ऊंचाई के कारण इसको मैदानों का अंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करें इन्हीं मैदानी प्रदेशों की। तो इन मैदानी प्रदेशों को हम पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में देखते हैं, तो इनको उत्तर से दक्षिण की ओर भी हम 4 भागों में देखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात आए तो ये तीन प्रकार के भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ध्यान देंगे। मैदानों का उत्तर से दक्षिण में विभाजन, यहीं से प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर मैदानों का जो विभाजन है हमने देखा था हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद पदार्थ को निक्षेपित करने से मैदानों का निर्माण हुआ है। तो हम इनको निक्षेप के आधार पर 4 प्रकार का मैदानी भाग देखते हैं। ये 4 प्रकार का मैदानी भाग किस प्रकार से पाया जाता है, मुख्य रूप से इनको 3 भागों में जाना जाता है। लेकिन हम देखें तो सबसे पहले अगर हिमालय की स्थिति के साथ जाने तो हमारी पहाड़ियां कुछ इस प्रकार से पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों से निकल करके जो नदियां बहती हैं, इन नदियों के दक्षिणी भाग में ये कुछ पहाड़ी अवस्था है, इसको हम कह सकते हैं हिमालय। और हिमालय का दक्षिणी भाग हमने देखा था शिवालिक। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर। हिमालय से दक्षिण की ओर चलें तो अंतिम जो भाग है वो हमारा शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय वह हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं जो बहकर के अपने साथ लाए गए अवसाद पदार्थ को मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। ऐसे मंद ढाल वाले क्षेत्र पर जो जमा होता है उसी को मैदान कहा जाता है। तो इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं देखेंगे हम एक बार। पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी नीचे उतरती है तो अपने साथ मोटे कंकर पत्थरों को लाती है। इन मोटे कंकर पत्थर वाले जो प्रदेश हैं इनको कहा जाता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश से नीचे बारीक कंकर पत्थर, बारीक कंकर पत्थरों के साथ में कांप मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इस प्रदेश को कहा जाता है तराई प्रदेश। और शेष नीचे जब नदी बहकर के चलती है तो ऐसे प्रदेश को महीन कणों वाले जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है मैदान। अब इस मैदान के 2 भाग हैं, इसलिए हमने देखा मुख्य रूप से मैदान 3 भाग होते हैं, तराई भाबर व मैदान। लेकिन हम मैदानों के भी 2 भाग पढ़ते हैं। इन 2 भागों में इनका विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की ओर पाया जाता है। इनको कहा जाता है इस जमाव क्षेत्र को ये कहलाते हैं खादर प्रदेश। तथा इनके बाहर जमाव क्षेत्र को जो मैदानों से कहीं दूर जाकर के जमा हुए हैं इन प्रदेशों को कहा जाता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश।
पहले साथियों जान पाए होंगे, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर और बांगर 4 प्रकार के मैदान होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के भाग होते हैं। एक को कहा जाता है भाबर, नेक्स्ट को कहा जाता है तराई जो भाबर के दक्षिण में होता है, इसके बाद में आते हैं खादर, इसके बाद आते हैं बांगर। ये 4 प्रकार के मैदानी विस्तार हैं, मुख्य रूप से मैदान का भाग होते हैं खादर व बांगर। यहां आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देंगे, पहाड़ी क्षेत्र से जब नदी उतर करके चलती है तो अपने साथ भारी जलोढ़ पदार्थों को लेकर के आती है। नदी अपने साथ चट्टानों को लेकर के आती है, साथ ही गोलास्मों को या बड़े जो चट्टानी टुकड़े हैं उनको लेकर के आती है। जब ढाल क्षेत्र कम होता है वहीं ये चट्टानी टुकड़े जमना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे भारी चट्टानी टुकड़ों वाले भागों से होती हुई जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो यहाँ इनका बहाव क्षेत्र दिखना बंद हो जाता है, या नदी का अपवाहित मार्ग है वो दिखना बंद हो जाता है, नदी का जल विलुप्त हो जाता है। इसलिए भाबर प्रदेश को कहा जाता है नदी लुप्त प्रदेश, नदी लुप्त प्रदेश। नदी लुप्त प्रदेश। नेक्स्ट, जब भाबर प्रदेश को पार करते हुए नदी दक्षिण की ओर निकलती है या ढाल से नीचे की ओर या आगे निकलती है, तब बारीक कांप मिट्टी वाला जो क्षेत्र आता है जिसके साथ कुछ गोलास्म भी पाए जाते हैं, ऐसे प्रदेश को कहा जाता है तराई प्रदेश। और इस क्षेत्र में आकर के दलदली क्षेत्र बन जाता है। इस दलदली क्षेत्र में वर्षा के दौरान बहकर के आने वाली नदियां या हिमानी क्षेत्र का पिघला हुआ जल जो नदियों में वर्ष भर जमा रहता है, बना रहता है, ऐसी अवस्था में इस क्षेत्र में साल भर नमी बनी रहती है और नमी के कारण से इस क्षेत्र में मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो मच्छर पैदा होने के कारण इसको कहा जाता है मच्छर पेटी, मलेरिया बेल्ट के नाम से जानी जाती है। भाबर प्रदेश नदी लुप्त प्रदेश है, नदी विलुप्त प्रदेश है। तराई प्रदेश को दलदली भाग होने के कारण मच्छर पेटी कहा जाता है। अब यहां यह भी ध्यान देंगे, अगर यहां दलदल ज्यादा है और वर्ष भर नमी बनी रहती है तो यहाँ घास फूस के साथ पेड़ पौधे भी ज्यादा पाए जाते हैं और इस प्रकार की आकृति यहाँ नमी के साथ साथ मच्छर पैदा होने के लिए अनुकूल होती है, इसलिए इसको मच्छर पेटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कृषि भी की जाती है। तराई प्रदेश में जो कृषि की जाती है उस कृषि का जो संबंध है वो गन्ना व आलू के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, तराई प्रदेश दलदली भाग होता है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला होता है, वनस्पति होती है, घास फूस होती है, साथ ही यहाँ गन्ना व आलू जैसी कृषि भी की जाती है। तराई प्रदेश का जो विस्तार है वो हम देखें, वह भाबर प्रदेश का विस्तार देखें तो भाबर प्रदेश का विस्तार है वो 8 से 10 किलोमीटर शिवालिक के समानांतर पाया जाता है, क्योंकि अपने लास्ट वाले जो भाग में शिवालिक की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, शिवालिक के दक्षिणी भाग में इसका निर्माण होता है। तो शिवालिक के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रमश अवस्था पाई जाती है उसको कहा जाता है भाबर प्रदेश। तराई प्रदेश 10 से 20 किलोमीटर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई के साथ एक लंबी पट्टी जो भाबर प्रदेश के समानांतर पाई जाती है, तराई प्रदेश कहलाती है। जब नदी अपने अपवाहित मार्ग में मंद ढाल के साथ में बहना प्रारंभ कर देती है, अपने साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी को छोड़ना प्रारंभ कर देती है, ऐसी बारीक कांप मिट्टी के बने मैदानी प्रदेश को कहा जाता है खादर प्रदेश। तो खादर प्रदेश की विशेषता होती है बारीक या महीन मृदा, महीन मृदा होती है। बांगर प्रदेश होते हैं। अब यहां एक तथ्य है दोनों के बीच में जो डिफरेंस करता है खादर क्या है और बांगर क्या है। प्रतिवर्ष बनने वाली महीन मिट्टी के जमाव वाले क्षेत्र को खादर कहा जाता है तथा बाढ़ की अवस्था के दौरान बनने वाली महीन मिट्टी के जलोढ़ों को कहा जाता है बांगर प्रदेश। तो यहां ध्यान देंगे, महीन मिट्टी है लेकिन प्रति वर्ष बनती है, प्रति वर्ष बनती है। तो प्रति वर्ष बनने वाली नवीन मृदा खादर कहलाती है तथा बाढ़ के दौरान बनने वाले
मैदान बांगर कहलाते हैं। यहीं से अपने प्रश्न निकल करके आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको सामान्यतः हम मैदानों के साथ कॉमन रूप से पढ़ते हैं, डिवाइडेशन को आप समझ पाए होंगे। पहाड़ी क्षेत्र से जब नीचे निकल करके नदियां निकलती हैं, अपने ढाल वाले क्षेत्र को कम करती हुई आती हैं, तो इसके साथ लाए गए अवसाद पदार्थ का क्रमशः जमाव होना प्रारंभ होता है। भारी व अधिक मोटी जो चट्टानें हैं वो पदस्थली क्षेत्र में या तलीय क्षेत्र में जमा हो जाती हैं। इसके बाद जब आगे की ओर निकलते हैं तो तराई प्रदेश, जहां कम मोटे कंकर पत्थर पाए जाते हैं तथा नदी के मार्गों में बारीक व महीन मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं, ऐसी प्रतिवर्ष बनने वाली नवीन मृदा वाले क्षेत्र को कहा जाता है खादर, व बाढ़ के दौरान बनने वाले महीन मृदा के जमाव क्षेत्र के मैदानों को कहा जाता है बांगर। तो इस प्रकार से बांगर व खादर सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं, जो कृषि के लिए जाने जाते हैं। हम सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र को जब देखेंगे तो यही हमारे मैदान हैं जिनको हम खादर व बांगर कहते हैं। यही दोनों मैदान हमारी कृषि के लिए उपयोगी है और यही कारण है कि मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो हम बढ़ते हैं हमारी इन मैदानों की सामान्य विशेषताओं पर। सामान्य विशेषताओं में कौन कौन सी हैं, एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं आगे की ओर। मैदानों की विशेषताएं। कॉमन रूप से कौन कौन सी विशेषताएं हमारे मैदानों के साथ पाई जाती हैं? पहली विशेषता है जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। जलोढ़ मैदान है अर्थात नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। नेक्स्ट विशेषता पाई जाती है कृषि के लिए उपजाऊ मैदान है। अब यहां ध्यान देंगे, विश्व की सर्वाधिक जो कृषि है वो मैदानी प्रदेशों में ही की जाती है। चाहे वो भारत में बनने वाले मैदान है, चाहे विश्व के किसी भी महाद्वीप के किसी देश में बनने वाले मैदान है, मैदानी प्रदेशों में उपजाऊ जलोढ़ होने के कारण से सर्वाधिक कृषि क्रिया होती है। क्योंकि मैदान का निर्माण है वो नदियों द्वारा हुआ है, तो नदियों द्वारा होने के कारण यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मैदान बने हैं और इन्हीं मैदानी प्रदेशों में कृषि सर्वाधिक की जाती है। तो प्रश्न हमारे संबंध में इस रूप में आगे टॉपिक को उठा करके ले लिया जाता है, वो टॉपिक होता है कृषि का, और पूछ लिया जाता है भारत के विशाल मैदानों में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक की जाती है। तो खाद्यान्न कृषि सर्वाधिक की जाती है। खाद्यान्न कृषि क्यों अधिक की जाती है, अगली ही इसकी विशेषता है। इस प्रदेश में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब दोनों ही तथ्यों को स्पष्ट करेगी। जनसंख्या अधिक पाए जाने का रीजन क्या है? पहला रीजन है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वर्ष भर जल की आपूर्ति। वर्ष भर जल की आपूर्ति, इस कारण से जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्योंकि हम यहां पढ़ते हैं नित्यवाही नदियां पाई जाती हैं। नित्यवाही नदियां पाई जाती हैं। इन नित्यवाही नदियों की चर्चा करें तो हम कुछ नदियों में सिंधु, सिंधु के अलावा व्यास, सतलुज, रावी, गंगा, यमुना इत्यादि, इस प्रकार से यहां नित्यवाही नदियां पाई जाती हैं। नित्यवाही नदियों में वर्ष भर जल की आपूर्ति बनी रहती है, इसलिए
जनसंख्या के निवास के लिए पहली आवश्यकता जल होती है और दूसरी आवश्यकता खाद्यान्न होती है, और खाद्यान्न की आवश्यकता हमें उपजाऊ मैदानों द्वारा पूरी होती है। तो कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है और जनसंख्या के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, इसलिए मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इसके कुछ उदाहरण के रूप में भी आते हैं। हम देखते हैं जिन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्या वो मैदानी प्रदेश में ही आते हैं? तो यहां से प्रश्न निकल करके आता है जो हमारे इन मैदानों को लेकर के पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। अगर इसी प्रकार से और राज्यों की चर्चा करें जिनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है, उनमें अगर हम देखें मैदानी प्रदेशों में बिहार राज्य, मैदानी प्रदेशों में पश्चिमी बंगाल राज्य, और मैदानी प्रदेशों में पंजाब व हरियाणा राज्य व दिल्ली मैदानी प्रदेशों के अंग माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुछ विशाल जनसंख्या के समूह वाले राज्य भी दिखलाई पड़ते हैं। इनमें जनसंख्या अधिक रहने का कारण है यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वर्ष भर जल की आपूर्ति बनी रहती है। सामान्यतः यहाँ ऊंचाइयां कम होने के कारण जीवन की अनेक सारी जो दशाएं होती हैं वो अनुकूल होती हैं, जैसे कि पर्यावरणीय दशा। पर्यावरणीय दशा किस प्रकार से होती है? अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब घटता है, और वायुदाब एक सामान्य स्थिति में मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है, सामान्य या समुद्री सतह से कम ऊंचाई वाले भागों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। यही कारण है कि तटवर्तीय भाग जो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाए जाते, इसलिए जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे तमिलनाडु है, केरल राज्य में जनसंख्या है, वहीं महाराष्ट्र राज्य में जनसंख्या है। तो इसका कारण है समुद्र तल से कम ऊंचाई वाले भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कम ऊंचाई पाए जाते हैं, इसलिए जनसंख्या अधिक पाई जाती है। साथ ही इसके अलावा भी दूसरी अन्य परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि यातायात के साधनों के लिए समतल मार्गों का होना। यातायात में सड़क मार्ग आसानी से बनाए जा सकते हैं, रेल मार्गों का निर्माण किया जा सकता है, हवाई अड्डे आसानी से निर्मित किए जा सकते हैं, औद्योगिक संरचनाएं विकसित की जा सकती हैं, आवास निर्माण सामग्री आसानी से विकसित की जा सकती है। इस प्रकार से अगर हम देखें जो मैदानों के साथ अनुकूल बनती है, यही कारण है कि हमारे जो मैदानी प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से आबाद है तथा हमारी गतिविधियों के लिए भी अनुकूल पाए जाते हैं, जो हमारी मैदानों की सामान्य विशेषता मानी जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो मैदानी प्रदेश है वो उपजाऊ मृदा के कारण से जाने जाते हैं। उपजाऊ मृदा का सीधा संबंध पूछ लिया जाता है, किस प्रकार की उपजाऊ मृदा से बने हैं? जलोढ़ मृदा से बने हैं, क्योंकि यही प्रश्न आगे जाकर के एक दूसरी अवस्था में भी बनेगा, विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है वो जलोढ़ मृदा होती है, तथा अन्य उपजाऊ मृदा में हम काली मृदा को देखते हैं। तो काली मृदा वाला क्षेत्र इस मैदानी प्रदेश से कहीं अलग है, वहां भी जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो कॉमन जानकारी के रूप में हमारे रीट लेवल को लेकर के यही प्रश्न हमारे महाद्वीपों के साथ भी जुड़ जाता है, और हमें पूछ लिया जाता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? हमने भारत के सामान्य परिचय में पढ़ा था कि चाइना में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उसके बाद में भारत का विश्व में दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से स्थान आता है। कारण क्या था? यही कुछ नदियां थी जो हम देख पा रहे हैं। इनके विशाल मैदान भारत में जनसंख्या की अधिकता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो चीन में जनसंख्या अधिक होने का कारण भी यही मैदानी प्रदेशों का होना है। जिस प्रकार से चीन में बहने वाली विस्तृत जो नदी प्रणाली है या अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र के द्वारा विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है, इन्हीं मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। उन नदियों की अगर हम चर्चा करें तो सामान्य रूप से हम देख पाते हैं वहां यांग टिसिकियांग, सिकियांग, हांग हो व वी हो नदियां विस्तृत डेल्टाओं का व मैदानों का निर्माण करती हैं। इसी क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर हम दूसरे स्थानों पर भी देखें या महाद्वीपों के संदर्भ में भी देखें तो नील नदी के क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, अमेजन नदी के क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा करें तो वहां हम देखते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी है, उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। इस प्रकार से हम देखें तो नदी अपवाह तंत्र जो कि जलोढ़ मृदा से बने होते हैं, जनसंख्या के आवास के लिए सबसे अनुकूल होते हैं। यही कारण है कि भारत की जनसंख्या की सर्वाधिक जो उपलब्धता है मैदानों में पाई जाती है। यह हमारे मैदानों की सामान्य विशेषता थी। अब हम मैदानों के वर्गीकरण को आगे पढ़ते हैं। मैदानों में हम सबसे पहले उठाते हैं हमारे पहले मैदानी प्रदेश को, नंबर 1 मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको कहा जाता है भारत का महान मरुस्थल।
महान मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम भी रखा गया है, कहा जाता है थार मरुस्थल। अब सामान्यतः यहां से भी हमारे सामने प्रश्न आ जाता है, थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो किन देशों में है? तो भारत व पाकिस्तान, इन दो देशों में इसका विस्तार है। यहां से प्रश्न इस रूप में भी आता है, इस प्रदेश में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, इसको कहा जाता है सघन मरुस्थल या आबाद मरुस्थल। आबाद मरुस्थल इस रूप में जाना जाता है, आबाद मरुस्थल के रूप में, क्योंकि यहां जनसंख्या अन्य मरुस्थलों की तुलना में, संपूर्ण मरुस्थलीय भाग को देखें तो संपूर्ण मरुस्थलीय भाग की 10% जो आबादी है वो हमारे थार के मरुस्थल में पाई जाती है। आबाद मरुस्थल है, रहने योग्य दशाएं नहीं होती हैं मरुस्थलों में, लेकिन हमारे थार के मरुस्थल में आबादी अधिक पाई जाती है। इसका कारण भी हम जानेंगे क्यों पाई जाती है। इसका जो कारण है वो आबाद होने का कारण है INGP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके कारण से यहां जलापूर्ति, और जल आपूर्ति के कारण इस क्षेत्र वाले भाग में कृषि भी की जाती है, वो रहने योग्य अनेक जो दशाएं हैं वो भी अनुकूल बन चुकी हैं। मरुस्थलीय प्रभाव है वो कम दिखलाई पड़ता है, इसलिए यहां जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। तो हम हमारे मरुस्थलीय प्रदेश को देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषताएं और क्षेत्र को हम देखते हैं। विस्तृत अध्ययन हम इसका हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के साथ और अधिक करेंगे, लेकिन हम भारत के साथ भी देखें तो यहाँ इस मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ टीले पाए जाते हैं, कुछ वनस्पतियों के प्रकार पाए जाते हैं। तो मरुस्थल की मुख्य विशेषता है मुख्य विशेषताएं, अर्थात हमारे इस मैदानी प्रदेश की सामान्य रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में पहली विशेषता है वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव, वनस्पति का अभाव, तथा जो वनस्पति है वो भी पाई जाती है मरुद्भिद वनस्पति। या जेरोफाइट वनस्पति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है मरुस्थल की स्तूप। नेक्स्ट विशेषता है तापांतर। तापांतर का तात्पर्य है वर्ष भर तापमान एक समय अधिक ऊंचे होते हैं, एक समय न्यून होते हैं। तो एक समय तापमान अधिक होते हैं वह एक समय तापमान कम होते हैं। जब तापमान अधिक होते हैं तो इसका तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड व इससे भी अधिक होता है, तथा जब तापमान कम होते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी इसका तापमान न्यूनतम चला जाता है। और हम पढ़ते हैं इसका न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। और इसको हम हमारे फतेहपुर सीकर, राजस्थान का फतेहपुर सीकर, राजस्थान का न्यूनतम तापमान है। तापमान की जो अवस्था बनती है सीकर जिले में शेखावाटी प्रदेश में बनती है, और ये स्थिति फतेहपुर क्षेत्र में बनती है। अगर हम इसी स्थिति के आगे हम देखें तो यहाँ ये कुछ विविधताएं जो हमारे मरुस्थल की सामान्य विशेषताओं के साथ दिखलाई पड़ती हैं।
इससे कम तापमान व इससे अधिक तापमान के कारण से यहाँ वनस्पति जिंदा नहीं रह पाती, इसलिए यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। जो वनस्पति दिखलाई पड़ती है वो मरुद्भिद वनस्पति के रूप में या जेरोफाइट वनस्पति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसमें मोटे छाल के वनस्पति या वृक्ष पाए जाते हैं, घास फूस पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की घास यहाँ पाई जाती है। उस घास में देखें तो हम मनुष्य इस वनस्पति के साथ में कुछ घास की जो विशेषताएं हैं वो भी यहाँ दिखलाई पड़ती हैं। इस घास की विशेषता में हम सेवण घास, धामण, कर्ण, अंजन, मूंज व मुरात, मूंज व मुरात इस प्रकार की घास पाई जाती है। सामान्य रूप से हमारे इन मैदानी प्रदेशों की विशेषता जो स्तूपों के रूप में पाई जाती है, तो यहाँ कुछ विशेष प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं जिनकी चर्चा करते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें और बढ़े आगे की ओर हमारे स्तूपों की विशेषताओं पर। स्तूप, बालूका टीले। यहां हम बालूका टीलों को देखें तो हमारे सामने कुछ बालूका टीलों की विशेषताएं पाई जाती हैं या दिखलाई पड़ते हैं। उनमें अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य स्तूप, बरखान, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, इनसे ही बनने वाले सीप तथा कुछ झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप जिनको सब्र ए काफिज के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बालू का स्तूप जिनको स्टार या तारा बालू का स्तूप कहा जाता है, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहां ध्यान दें, अनुदैर्ध्य का तात्पर्य है पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का टीले अनुदैर्ध्य बालू का टीले होते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है। एक से अधिक बालू का टीले जो क्रमशः समानांतर समानांतर होते हैं, लंबी दूरी तक साथ होते हैं, यहां तक कि इनकी दूरी 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक होती है। लगातार जुड़वा होते हैं, किलोमीटर दूर तक फैले होते हैं। वायु का जो दिशा है, वेग है, इसके समानांतर होता है। अर्थात लहरदार आकृति में बने ऐसे बालू का टीले जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा के समानांतर खड़े होने वाले बालू का स्तूपों को कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। लेकिन ध्यान दें, विस्तृत रूप से हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के साथ पढ़ेंगे। यहां से एक प्रश्न निकल करके आता है, ऐसे बालू का स्तूप जो जुड़वा होते हैं, पास पास में होते हैं, इनके बीच में जो गहरे सकड़े मार्ग बन जाते हैं, इन गहरे सकड़े मार्गों को कहा जाता है कारवां मार्ग। जो मरुस्थल में रहने वाले पशुचारण जो जनजातियां हैं, उनके द्वारा पशुपालन की जो क्रिया होती है, इन पशुओं का इन्हीं रास्तों से होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की क्रिया की जाती है। इन्हीं रास्तों को कहा जाता है कारवां मार्ग, जिनसे होकर ऊंट या भेड़ बकरियों का स्थानांतरण होता है, चारागाह वाले क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं, इनको कहा जाता है कारवां मार्ग। अब हम चर्चा करें बरखान बालू का टीले। तो इस प्रकार से बने बालू का कुछ टीले होते हैं। इन बालू का टीलों की आकृति जब हवा के साथ अपर्दनात्मक स्थिति के कारण से कट जाती है, हवा कुछ इस वेग के साथ में उतर करके नीचे आती है और इनको काट करके इस प्रकार से एक अर्धचंद्राकार आकृति बना देती है। इस आकृति के बालू का टीलों को कहा जाता है अर्ध चंद्राकार बालू का
स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इन्हीं को कहा जाता है बरखान। यही बरखान बालू का टीले होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है स्थानांतरित बालू का टीले। हवा के वेग के कारण से स्थानांतरित होते रहते हैं, इनको कहा जाता है स्थानांतरित बालू का टीले। स्थानांतरित स्तूप। नेक्स्ट स्थिति हम देखें अनुप्रस्थ बालू का टीले। अनुप्रस्थ बालू का टीले होते हैं वो पवन की दिशा के विपरीत खड़े होते हैं। इस प्रकार से इनकी आकृति पाई जाती है। वायु का वेग इस प्रकार से होता है, हवा की दिशा के विपरीत पवनों की दिशा व स्तूप की अवस्था। इस प्रकार से हमें कुछ समानांतर समकोणीय अवस्था दिखलाई पड़ती है। ऐसे बने बालू का टीलों को जो समकोण पर बने होते हैं इनको कहा जाता है अनुप्रस्थ बालू का टीले। इन्हीं को कहा जाता है 90 डिग्री पर बने बालू का टीले। तो समकोण पर बने बालू का टीले, समकोण पर बने बालू का टीले। झाड़ियों के पीछे सीप व पैराबोलिक आकृति, ऐसी ही कुछ बालू का स्तूपों की आकृति यहां मरुस्थलीय क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है। तो यह हमारे मैदानों की पहली अवस्था थी, हमारा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का अगर विस्तार देखें तो हम विस्तार की अवस्था पर चर्चा करें। तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़े आगे की ओर। विस्तार, और विस्तार देखें हम तो सर्वाधिक जो विस्तार है वो पाया जाता है राजस्थान में, सर्वाधिक विस्तार। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों में विस्तार आता है, सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक विस्तार की जो अवस्था है राजस्थान राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अवस्था को हम देखें तो नेक्स्ट राज्य हमारा आता है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में इसका विस्तार कच्छ तक पाया जाता है। नेक्स्ट राज्य की बात करें, नेक्स्ट राज्य में पंजाब राज्य आता है तथा कुछ विस्तार है इसका वो पाया जाता है हरियाणा क्षेत्र में। ये हमारे मरुस्थलीय विस्तार वाले राज्य हैं। ये हमारी स्थिति होती है हमारे मैदानों में, पहले मैदानी प्रदेश थार के मरुस्थल की। यहां तक अपेक्षा करता हूं, आशा रखता हूं आपसे समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।